कि 50,000 रुपए कर्जा माफ करेंगे किसानों का। उनके घोषणा पत्र में भी था, लेकिन एक पैसा भी शिवराज सिंह चौहान, जो अपने को किसान पुत्र कहते हैं, उन्होंने एक पैसे का भी किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। कांग्रेस की सरकार आई, हमने वादा किया था, राहुल जी ने वादा किया था, और उस समय सिंधिया जी भी हमारी पार्टी में थे, उन्होंने भी वादा किया था। सरकार बनते ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहला आदेश कर्जा माफी का दिया, और पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से खुद जाकर उन्होंने नेगोशिएट किया, और देश में पहली बार आरबीआई के साथ किसानों के कर्जे का सेटलमेंट किया गया, वन टाइम सेटलमेंट किया गया। ये पहली बार हुआ था कि वन टाइम सेटलमेंट तो व्यापारियों का, बड़े उद्योगों तो होता ही रहता है, तो ये वन टाइम सेटलमेंट किया, और उसके आधार पर जितने कर्जे थे उसका उन्होंने क्रम से 50,000 तक के कर्जे पहले माफ किए। 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख तक का हमारा वादा था, और हमने 1 लाख तक के कर्जे माफ कर दिए थे। जब भाजपा ने यह आरोप लगाया तो हमने शिवराज सिंह चौहान के, जैद के, उनके परिवारजनों के जो कर्जे माफ हुए थे वो भी आंकड़े दे दिए। आज भी भाजपा के लोग झूठा प्रचार करते हैं, झूठ बोलने में इनसे कोई बड़ा माहिर नहीं होगा। इससे बड़ी झूठी पार्टी और शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा कोई देश में आपको मिलेगा नहीं। मुझे किसी ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने अब तक लगभग 2000 घोषणाएं की अलग अलग विभाग की। उसका मैं भी उसका थोड़ा जांच पड़ताल कर रहा हूं। ये आंकड़े मुझे किसी ने कल रात को दिए, इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं खुद इसमें जांच करने के बाद आपको ऑन रिकॉर्ड प्रमाण के साथ दूंगा। इस तरह से इन्होंने किसानों को भी ठगा है। 50 किलो की खाद की बोरी 45 किलो की कर दी। अपने आप को गौभक्त कहते हैं। इस प्रदेश में पहली बार गौ सेवा आयोग का गठन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, गौशालाएं खोली थी, और हम बधाई देते हैं कमलनाथ जी को कि उन्होंने आते ही 1000 गौशालाएं स्वीकृत करी, और एक एक गौशाला पर 20-20 लाख रुपए से 25 लाख तक, 27 लाख की राशि दी, और प्रतिदिन प्रति गाय का चारे का भी रेट जो 2 रुपए किलो होता था उसको बढ़ा के 20 रुपए किलो कर दिया। सरकार के कुछ भ्रष्ट कांग्रेसी बिकाऊ विधायक चले गए, और मैं इसको फिर दोहराता हूं, जो गए उनमें से जो गरीब परिवार से आए कांग्रेस के विधायक वो नहीं गए। कौन गया? बड़े बड़े जमींदार, राजा महाराजा लोग बिक गए। ना गरीब दलित विधायक बिका, ना गरीब आदिवासी। और मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से पूछना चाहता हूं कि आप उस समय नाराज होकर हमसे गए थे कि वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन जाने के 1 हफ्ते पहले आपने करेरा के अंदर कर्ज माफी के सर्टिफिकेट बांटे थे कि नहीं बांटे थे? आज जब चले गए आप भाजपा में, वहां मंत्री बन गए, आज कर्ज माफी की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आज आप अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति के आप अधिकार की बात क्यों नहीं करें? जब आपने कहा तो मैं सड़कों पर उतरूंगा, उतरिए ना सड़कों पर। क्या अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो गई? क्या किसानों का कर्जा माफ हो गया? ये सारी बातों पर हम बात करते हैं। साथ में जब सरकार सैकड़ों करोड़ में भाजपा ने खरीद ली तो क्या निर्णय हुए? कर्जा माफी योजना खत्म कर दी गई। किसानों के बिजली के बिल जो आधे कर दिए थे बढ़ा दिए गए। 1 रुपया यूनिट बिजली का रेट हो गई थी, उसमें बढ़ा दिए गए।
और गौशालाओं के लिए भी जो चारे की रकम 2 रुपए किलो से बढ़ाकर 20 रुपया प्रतिदिन 20 रुपया प्रतिदिन 2 रुपया प्रतिदिन प्रति गाय के हिसाब से 20 रुपया प्रति गाय प्रतिदिन करा था, उसको भी काट के 2 रुपये कर। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वादा खिलाफी। यहाँ के माननीय स्थानीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा के मंत्री हैं। अब ये देख लीजिए कि सरकारी स्कूल जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वहां हमने हर 1 किलोमीटर पर शालाएं खोल दी थी, हर 1 किलोमीटर पर। 3 किलोमीटर मिडिल स्कूल और 5 किलोमीटर हाई स्कूल, ये हमने निर्णय बना कर दिए थे और हुए थे। अब पिछले 5 साल में इन्होंने 29,281 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। कहां जाएंगे? प्राइवेट शालाओं, फीस देंगे, फीस देना पड़ेगा। ये गरीब विरोधी निर्णय नहीं है, ये शिक्षा विरोधी निर्णय नहीं है। और भारत की वेबसाइट पर बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 1,21,000 हमारी शालाएं थी, जो घटकर 92,000 रह गई। इसी प्रकार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, हम लोगों ने शिक्षक कर्मी की योजना चालू की थी, पंचायतों को अधिकार दिया था। लाखों शिक्षक कर्मी, पंचायत कर्मी, ये सारे नियुक्ति करने के अधिकार हमने पंचायतों को, जनपद पंचायत, जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम को दिए थे, जिससे स्थानीय बेरोजगार बच्चों को नौकरियां मिली थी। अब भाजपा के राज में मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, यहाँ के, और मुख्यमंत्री जी से, कितने स्थानीय लोगों को आपने नौकरी दी है? व्यापम की भर्ती आपको मालूम है, पैसा लाओ और व्यापम की नौकरी पा जाओ। हमने उस समय निर्णय किया था कि मध्य प्रदेश में जिसने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी किया होगा, उसी को सरकारी नौकरी में लिया जाएगा। इन्होंने उसको भी खोल दिया। बाहर के प्रांतों के बच्चे आने लगे, हमको उनसे इतराज नहीं है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के बच्चों का, बेरोजगारों का तो नुकसान हुआ। आज बैकलॉग के कम से कम 1.25 लाख पद खाली हैं, 1.25 लाख खाली है, उनकी भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? भर्ती भी की गई तो पैसा के कानून, जो पैसा का कानून हमने लागू कर दिया था सन 98 से आदिवासियों के हित में, उस पैसा के कानून को प्रचार करने के लिए उन्होंने लगभग 1,000 नियुक्तियां की। और किनकी की? जो कि आयोग युक्तियों की, बिना किसी इंटरव्यू के, जिसे कि पूरे तरीके से अवैधानिक माना जाता है। उन्होंने खाली पदों का विज्ञापन निकाला, उनसे फीस वसूली, 4 करोड़ फीस वसूली, लेकिन 2 दिन पहले कैंसिल कर दिया। 2 दिन कैंसिल करने के बाद भर्ती कर ली। इनकी भर्ती की, जो कि आयोग, अब मैं चड्डी छाप कहूंगा तो आप थोड़ा सा वैसा महसूस करेंगे। उस अपंजीकृत संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि अनरजिस्टर्ड बॉडी है,
जिसकी कोई मेंबरशिप नहीं है, जिसका कोई खाता नहीं है, उस ऐसे संस्था के लोगों की भर्ती की गई। जब कोविड के समय आरएसएस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर डाला कि हमने 7 करोड़ रुपए का चंदा उगाकर लोगों को अनाज और दवाइयां बांटी, तो मैंने वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि ये कौन से खाते से खर्च हुआ, क्योंकि अपंजीकृत संस्था का खाता तो हो ही नहीं सकता। तो ये 7 करोड़ कहां से आए? इन पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत कार्रवाई होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये काला धन है कि नहीं है? 7 करोड़ रुपए कहां से आए? ये मेरा लीगल प्रश्न है। मैं राज्यसभा में प्रश्न पूछता हूं, मुझे जवाब नहीं मिलता। इतना जरूर है कि मैंने जब चिट्ठी लिखी कि पीएमएलए में इनके खिलाफ कार्रवाई को, तो उसका एक्नॉलेजमेंट जरूर आया। बात यही है कि ये लोग जनबल से नहीं जीते, धनबल से जीते, और आज धनबल के आधार पर ही अपनी सरकार चला रहे हैं। मेन्यू कार्ड लगा हुआ है, इतना दे और ऑर्डर ले जाओ। माननीय गृह मंत्री जी के कार्यालय में साफ है, रिवॉल्वर का लाइसेंस के लिए पहले 2 लाख रुपए की रेट थी। आजकल चुनाव पास में आ गया, उसका ख्याल रखते हुए उन्होंने अब रेट 5 लाख रुपए कर दी। ये मेन्यू कार्ड का, जिसको रिवॉल्वर का लाइसेंस चाहिए चले 5 लाख रुपए ना, अधिकारी जो उनके साथ काम करता है उसका नाम और टेलीफोन नंबर आपका, जाके रिवॉल्वर ले आओ, लाइसेंस। उसमें कोई जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है, धनबल की जरूरत है। मेरे नाम के लिए अब ये देखिए कि मेन्यू कार्ड जन जन तक मौजूद है। क्या रेट टंगी हुई है भाजपा की नेताओं की। अब आपके मंत्री जी की क्या रेट है मुझे नहीं मालूम, शायद आपको मालूम हो। साथियों, ये सारी बातें आपके सामने है। कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो पूछ लो। एनकाउंटर पे आप क्या कहा जा चुका है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, सिंचाई मंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, एक कांग्रेसी नेता की हैसियत से नहीं, एक बड़े हिंदुस्तान के राजनीतिक पंडित की 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को किस स्थिति में पाया? मैंने तो 2018 में कहा था सरकार हमारी बनी, सरकार बनी। आज भी कह रहा हूं कि हमें अच्छे बहुमत से 2023 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर कांग्रेस एकजुट हो जाती है तो मोदी को पर राज गिरा सकते हैं, इसके बारे में क्या कहना है? उन्होंने क्या कहा है? अगर एकजुट हो जाती है कांग्रेस, सभी मिलकर, कांग्रेस सारे नेता एकजुट हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही कांग्रेस पर, मेरा सवाल है कि आपने, आपका मतलब विपक्ष से है। बात यह है कि इस देश में अगर कोई मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ रही है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और उसमें भी राहुल गांधी जी हर मुद्दे पे, चाहे चीन का मामला हो, चाहे अडानी जी का मामला हो, चाहे ओबीसी के जनगणना का मामला हो, हर मुद्दे पे राहुल गांधी जी उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, और जवाब मांगने पर उनकी सदस्यता ही समाप्त कर दी गई। लेकिन उससे वो नहीं डरते। हम लोग पूरे तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ममता जी को यह तय करना है कि वे इस बात को स्वीकार करें कि देश में खड़गे जी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस ही विपक्ष का नेतृत्व कर सकती है।
हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने रानी कमलापति के लिए जो कांग्रेस के उच्च नेता है, उन्होंने जो भी बयानबाजी की उसको लेके काफी मतलब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी का पुतला दहन किया और हमेशा ही आरोप लगाया कि कांग्रेस अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, कांग्रेस में गुटबाजी है। तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, आदिवासी के लिए रोजी रोटी, आदिवासी की जमीन का हक, आदिवासियों के लिए जो पैसा आता है उसका उनके हित में खर्च करना, या किसी आदिवासी के नाम से नामकरण करना? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आदिवासी बच्चों को नौकरी दी? बैकलॉग क्यों नहीं भरा गया? क्या आदिवासियों की जमीनों पर भाजपा के नेताओं ने कब्जे नहीं किए? क्या आदिवासियों की जमीन बेचने के सबसे ज्यादा मंजूरियां क्या भाजपा के शासनकाल में नहीं दी गई? क्या भाजपा के शासनकाल में जो आदिवासियों के बजट का प्रावधान था उससे मोदी जी, अमित शाह जी, शिवराज जी और भाजपा के पब्लिक मीटिंग्स में उनका खर्चा नहीं किया गया? अभी 16 तारीख को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भोपाल ने पत्र लिखकर सरकार से कहा कि हमसे जब कहा जा रहा है बसें व्यवस्था करने के लिए, उसे 6.25 करोड़ की राशि हमें दिलवाइए। कि 6.25 करोड़ का डिमांड कहां से पूरा होगा? ये होगा अनुसूचित जाति के वेलफेयर फंड से, जो अनुसूचित जातियों पे खर्च होना था अब उनको ढो के लाया जाएगा। इसलिए श्रीमान, भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है, थी और रहेगी। आपका माननीय एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूरा संपूर्ण विपक्ष एकजुट होगा और 2024 में मोदी सरकार को बाहर कर देगा। इस संबंध में आपका क्या कहना है? बाहर तो होना चाहिए। जितनी महंगाई कब थी, एक बात सुनिए, जितनी महंगाई मोदी राज में आई है किस राज में रही? जितनी बेरोजगारी मोदी जी के राज में बढ़ी है किस राज? इतने चीन ने जमीनों पे कब्जा किया जितनी मोदी की। और ये भी अजीब बात है, देश का आर्मी चीफ कह रहा है कि चीन ने हमारी जमीन दाब ली। देश का रक्षा मंत्री कह रहा है कि चीन ने हमारी जमीन दाब ली। लेकिन मोदी जी चीन को क्लीन चिट दे रहे हैं, चीन को क्लीन चिट दे रहे हैं कि नहीं, ना वो यहाँ आए ना उनका कोई कब्जा है। यही तो चीन कह रहा था। लेकिन आपने अपने ही आर्मी चीफ और अपने रक्षा मंत्री के खिलाफ बयान दिया है, मोदी जी उस पर चुप रहते हैं। कल सीहोर में आपने कहा कि जनता वोट देना चाहती है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस कमजोर है। पूछा है कि आपका शाजापुर सुजानपुर दौरा है, यहाँ पर गुटबाजियां होती है कांग्रेस में, क्या आपके आने से एकजुट होगा? फिर से विधानसभा? गुटबाजी तो हर राजनीतिक पार्टी में है, हर परिवार में, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, भाई भाई के अंदर संपत्ति का झगड़ा। हरी बात सुन, ऐसा है, आप जरा ये पता लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कितने दावेदार हैं, आपको पता पड़ जाएगा। कांग्रेस में गुटबाजी है ही नहीं, एक दावेदार है। विधानसभा की जनता पार्टी महिलाओं के लिए लाडली बहना लाई, भारतीय जनता पार्टी टिकटों में महिलाओं को 50% आरक्षण। आप क्या कहें? पहली बात तो ये कि लाडली बहना की याद 20 साल बाद क्यों आई? लाडली बहना 20 साल बाद याद आई है चुनाव के 4 महीने पहले, और मिलना शुरू होगा जबकि पूरे आंकड़े तैयार हो जाएंगे। और उसमें यह भी है कि जिस परिवार को पहले से कोई राशि मिल रही है उसको नहीं मिलेगा। इस प्रदेश के सहरिया समाज के लोगों को केंद्र सरकार जब यूपीए की थी तब कुपोषण से लड़ने के लिए 1000 रुपए माहवार उन परिवारों को देने का तय हुआ था। अब लाडली बहना में उन आदिवासी बहनों को नहीं मिल पाएगा। तो ये केवल लुभावना और हमारे योजना को चुराया हुआ है। हिमाचल जब हमने 1500 रुपए का मैनिफेस्टो में डाल दिया तब मामा जी को अपनी बहनों की याद आई, तो नहीं आई। मेरे काल में बेरोजगारी भत्ता को
तब आपने कैंसिल क्यों कर दिया? अब चुनाव के पहले बेरोजगारी भत्ता आप अनाउंस कर रहे हो और उसमें भी 10 शर्तें रखोगे। ये केवल झूठे आश्वासन है। कांग्रेस कहती है वो करती है। चलिए, एक अंतिम और प्रमुख सवाल, अतिथि विद्वानों और अतिथि शिक्षकों को लेकर क्या नीति बनाएगी कांग्रेस? निश्चित तौर पर वो सारे लोग जो कई वर्षों से अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान शिक्षक काम कर रहे हैं, उनके भर्ती के लिए नीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने चुनाव नजदीक आते ही परीक्षा क्यों ली जा रही है? जी, शिक्षक भर्ती को लेकर अभी वर्तमान सरकार ने पहले एक परीक्षा में भर्ती करती गई थी, अब 2 परीक्षा में भर्ती की जा रही है। देखो, मैं आपसे कहता हूं ना, ये केवल घोषणा है। इनसे फीस वसूल की जाएगी सरकारों से और ये परीक्षा होने वाली नहीं है सरकार और भर्ती होने वाली नहीं है। ये केवल, जबकि हमारे शासन काल में बेरोजगार युवकों से भर्ती का शुल्क नहीं लिया जाता था। आज अगर देखें तो 20 साल में लगभग 2000 करोड़ रुपए वसूल किए होंगे इन्होंने बेरोजगारों से। क्या कांग्रेस में टिकट को लेकर कोई मापदंड बने? जो नीति तय होती है वो होती है। कांग्रेस अपना आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आप मुझसे पूछ चुके, आप मुझसे पूछ चुके, आप सब मुझसे पूछा, एक बात बताओ, लास्ट क्वेश्चन सर, आप भी पूछ चुके। क्या स्थानीय लोगों को अवसर मिलेगा दोनों विधानसभा में? हमेशा इस बात पर बहस किया जाता है कि स्थानीय होना चाहिए। मैं